वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 5 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट आप लोगों को पूछा जाता है, उससे ओरिएंट कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस को आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। अपने कलीग को सेंड कर सकते हैं और उनको हमसे जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी और मेंस से संबंधित, आप उसका उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग का इंटरनल जो डेवलपमेंट है वो हो सके। युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से आप लोग को बहुत से टेस्ट अवेलेबल होगा लो प्राइस में। टोटल यहाँ 8189 टेस्ट सीरीज अपडेट किए गए हैं जिसमें आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड और बहुत ही लो प्राइस में है। आप लोग एक बार विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण से संबंधित एक पैकेज है जिसमें आप लोग को 365 रुपये में 1 साल का दैनिक जागरण की नोट्स और अंडरलाइन पेपर अवेलेबल कराया जाता है। तो आप इस पैकेज को भी परचेज कर सकते हैं और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही 1 रुपया पर डे के हिसाब से आप लोगों को चीज़ों को करके दिया जाता है। तो इससे सस्ता क्या होगा आप ही सोच के देखिएगा। पर डे 1 रुपया के हिसाब से और इस पर कितनी मेहनत लगती है आप लोग स्वयं जानते हैं। तो आप इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। ये हम शुल्क इसलिए लिया जा रहा है कि आप लोग में दायित्व उत्पन्न हो सके, मुझे भी उत्तरदायित्व बना रहे ताकि आप लोग को समय समय पर चीज़ें अवेलेबल कराई जा सके। 2-3 दिनों से नहीं हो सका था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा था। अब मैं फिट हो गया हूँ तो चलिए रेगुलर अब स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुछ न्यूज़ आज के पेपर में आप लोग को स्पष्ट करेगा। मैं लगातार आप लोग को बोलता हूँ कि न्यूज़ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपको चीज़ों को कवर करते चलना है। देखिए पहले पेपर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव से संबंधित मतदान है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, मतदान से तो कम दिल्ली नगर निगम में चुनाव कैसे होते हैं। तो 74वां जो संविधान संशोधन है वो से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग को जो 74, एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं पेन का। चलिए, जो 74 संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या मेंस में कि नगरीय शासन प्रशासन के लिए स्थापित करने के लिए चुनावों में नगर निगम की भूमिका आपसे पूछ सकता है या उससे संबंधित चीज़ों को स्पष्ट करता है। जब आपका इंटरव्यू होगा उसके आसपास के जब भी कोई चुनाव होंगे उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है। और 73वां 74वां क्या संविधान संशोधन है, मैंने आप लोग को क्लास में कवर कर चुका हूँ दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब पॉलिटी की क्लास में जल्द ही यह टॉपिक आएगा जहाँ पर विस्तृत हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए न्यूज़ को कोऑर्डिनेट करके पढ़िए, जहां इसकी जरूरत होगी विस्तृत रूप से मैं वहां चर्चा कर दूंगा किसी न्यूज़ का। जो दैनिक जागरण के पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आज ही कवर करना है तो उसे हम लोग कवर करते चलेंगे, और जिसमें हम लोग कभी बाद में जाके भी कवर कर सकते हैं या कुछ हफ्तों के बाद कर लेंगे, तो उस न्यूज़ को हम उस समय के लिए छोड़ देते हैं। देखिए आपको अभी क्लास स्टार्ट है पॉलिटी का, उसमें यह कवर हो जाएगा। फिर आपको चुनाव होने वाले हैं जिसमें आपको वहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझते होंगे इन सब चीज़ों को। देखिए पैनिक नहीं होना है, आराम से तैयारी करते चलना है। मुझे भी अपनी जवाबदेही पता है किस रूप से आप लोगों को कवर करना है। आपको भी यह चीज़ें समझनी होगी कि किस रूप से हमें कवर करते चलना है डेली। देखिए डेली न्यूज़ पढ़ने से बेहतर है उन न्यूज़ों को कवर करना जो एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पर हमारा फोकस रहता है। देखिए मैं आप लोगों को जब हिजाब मामला ईरान का मामला उस दिन कवर कर रहा था दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, तो आपको मैंने एक शब्द बोला था कि व्यक्ति से सरकार होती है न कि सरकार से व्यक्ति होता है। वहां पर मैंने एक सब टर्मिनोलॉजी यूज किया था। व्यक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जीवन में क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। इससे बड़ा इससे बड़ी
जो कौन इससे बड़ी कोई धारणा नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है कि आप इसे ना किसी व्यक्ति को धन दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए और इन सबों को यूज करने के लिए स्वतंत्रता नहीं दीजिएगा ना, तो व्यवस्थाएं इसी तरह कोलैप्स करने लगती है। आप किसी भी संदर्भ में आप किसी संस्थाओं का निर्माण क्यों न कर ले, वहां पर आपको क्या चाहिए, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये मामला आप लोग देख रहे होंगे, लगातार मामला आया जहां पर चीजें दोनों पक्ष में, पॉजिटिव भी है नेगेटिव पक्ष में, लोग इसके समर्थन में भी विरोध में है। पर हिजाब के मामले में हिजाबी जो महिलाएं हैं वहां की, तो ईरान की, वहां पर आपको क्या है कि ये विस्तृत रूप से बढ़ चुका और ऐसी स्थिति आ गई जिसमें आपको लगभग देखिए कितने लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है 470 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 64 बच्चे हैं। सोच के देखिए कोई सरकार किस रूप से चीज़ों को कवर करता है। हमारे यहाँ भी विरोध प्रदर्शन होता है तो मौत का स्तर क्या आप लोग को ऐसा देखने को मिलता है? नहीं मिलता होगा, या अन्य लोकतांत्रिक देशों में मिलता होगा। ऐसे विरोध होते हैं तो क्या वहाँ पे इतनी मौत के स्तर देखने को मिलती है किसी प्रदर्शन को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर? देखिए मैं क्या आप लोगों को उस दिन भी बताया था, किसी को पिंजड़े में जितने दिन आप बंद करके रखिएगा ना, कैद से निकलने की छटपटाहट उतनी ही अधिक होगी। अब मैं उस दिन बताया था हिजाब क्या है। हिजाब मूल धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, ठीक ना। अगर मूल धार्मिक प्रवृत्ति हुआ करती, या बहुत से स्कॉलर के द्वारा बताया भी गया है कि धार्मिक प्रवृत्ति नहीं, अगर मूल धार्मिक प्रवृत्ति होती तो कभी भी मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध करती ही नहीं। क्योंकि विश्व का सबसे कट्टरवादी जो धर्म को मानते हैं, कट्टरवादी संदर्भ में, आप पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, उतना अन्य कोई धर्म नहीं मानता इस्लाम को। तो जो व्यक्ति पूरी तरह इस्लाम को समझता है, उससे पालन करता है, जो मूल धार्मिक धारणाएं हैं उससे विपरीत जाके काम नहीं करता है। पर जब भी मूल धार्मिक विचारधाराओं से विपरीत कुछ है, वहां पर विरोध के स्वर हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसी में जब ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि यह हिजाब उसका मूल स्वरूप नहीं है, तो स्वतंत्रता सबसे बड़ी मूल चीज हो गई ना। क्योंकि यह धर्म से भी जुड़ा होता है, या व्यक्ति विशेष के विकास से भी जुड़ा होता है, गरिमा से भी जुड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो मूल प्रवृत्ति की मांग बढ़ेगी, मूल जो प्रकृति है उसकी मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर लगातार आपको ये देखने को मिल रहा होगा ईरान मामले में कि आपको विरोध प्रदर्शन कैसे नजर आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति 470 लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी यह एक मामला आपको नासुर बनता जा रहा है ईरानी सरकार के लिए। तो देखिए कब तक आप विरोध को दबाव के रूप में, शक्ति के आधार पर दबाव, उस मुद्दे को दबा के रखेंगे। एक न एक दिन उसको आपको किसी न किसी स्टैंड में आना ही पड़ेगा ना। क्योंकि यह होगा क्या, ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को खराब करेगा। साथ ही साथ विश्व में ईरान की जो छवि बने उभरेगी महिला मानवाधिकारों के संदर्भ में, खराब बनेगी। उसके बाद बहुत से विदेशी निवेशक जो होंगे ईरान में, जो करते हैं निवेश, वो भी प्रभावित होगा। साथ ही साथ अन्य इंटरनेशनल जो दायित्व निभाया जाता है किसी देश के द्वारा, उसमें भी आपको पीछे रखा जाएगा। तो देखिए एक मुद्दे से कितने सब पार्ट डाइवर्ट हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो ईरानी सरकार भी इसे समझती है, तो इसलिए देखिए स्टेप लिया गया है कि जो समीक्षा की जाएगी हिजाब कानून की। और ईरान की धार्मिक जो पुलिस से गश्त इरशाद, यह आप लोग याद रखिएगा, इस आपको इंटरव्यू में इससे जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। गश्त इरशाद जो है इस इकाई को भंग कर दिया, जिसका क्या था, बड़ा कदम सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए उठाया गया है। ईरान के पब्लिक जो वकील हैं उनके द्वारा क्या बोला गया, मोहम्मद जाफर मोंटाजेरी ने कहा है, उनका जो पब्लिक वकील हैं, उन्होंने यह बात की कि इसे खत्म कर दिया गया है। धार्मिक पुलिस सुनिश्चित करती थी कि महिलाओं का सिर से ढका दे। अब बताइए, यह विश्व में एक विरले ही आपको स्थिति देखने को मिली कि धार्मिक मान्यताओं के मानने के लिए कुछ पुलिस बल का उपयोग किया जाएगा। अरे धर्म की
धर्म की आस्था स्वेच्छा से होनी चाहिए। अब जोर जबरदस्ती लगाइएगा किसी मुद्दे में तो विवाद उत्पन्न होगा ही। और देखिए, अगर स्वेच्छा से महिलाएं कोई भी वस्त्र धारण कर सकती है, अगर उन्हें स्वेच्छा अगर दिया जाए, अगर इस महिला एक्स महिला कोई है, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, कोई एक्स महिला कोई वाई महिला है, ठीक है, एक्स महिला को स्वेच्छा से छोड़ दिया जाए कि आप स्वतंत्र है अपने धार्मिक मान्यताओं को पालन करने के लिए, ठीक ना, तो ये बुर्का भी पहनेगी, हिजाब भी पहनेगी, धार्मिक मान्यताओं को भी लागू करेगी, साथ ही साथ अपने विकास का भी काम करेगी। स्वेच्छा छोड़ दिया जाए क्योंकि वो स्वतंत्र है और इच्छा अनुसार अगर उनको लगता है कि हम चीज़ों को और भी तरीके से बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं तो करेगी। पर आप किसी महिला को यह दे दीजिए, पूरा उसे सशक्त कर दीजिए, उसके बाद मनी दे दीजिए और भी धार्मिक प्रलोभन दे दीजिए, और वे स्वेच्छा से नहीं चाहेगी कि हमको हिजाब नहीं पहनना या धार्मिक अन्य मान्यताओं को नहीं मानना है, तो आप उस पर कितनी भी लोभ लुभावनी या पाबंदी लगा दीजिए, वो नहीं मानेगी ना, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं मानेगा। ये मानव स्वभाव है ना। तो मानव स्वभाव यही कहता है व्यक्ति को पिंजरे में से बाहर रखिए, उसको स्वतंत्र कर दीजिए। तो इस प्रकार के जो गश्त है वो क्या करता था, कहीं ना कहीं मान लीजिए आप जो घटना हुई थी वो उसी दिन की घटना रही होगी। आप लोग सोच के देखिए, मान लीजिए 22, आज कितना तारीख है, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर है, ठीक है, 5 दिसंबर को मान लीजिए ये घटना घटती, तो क्या ये 5 दिसंबर की ही केवल घटना हुई, उसके पीछे कई वर्षों का दोष रहा होगा, रोष रहा होगा लोगों के बीच, अर्थात ऐसे बीज पनप चुके होंगे कि इस हिजाब के मामले में वो विरोध प्रदर्शन करना चाहती होंगी। तो एक कारण बना, तात्कालिक कारण बना, जिसके बाद विस्फोट फूट गया और ये स्थितियां उत्पन्न हो गई कि स्वयं ही गले का हड्डी बन चुका है यह मामला। गश्त इरशाद का जो मामला था यह गले की हड्डी ईरानी सरकार के लिए बन गई। अब न्यायपालिका और संसद इस पर विचार कर रही है, महिलाओं को अपने सिर से ढकने वाले कानून बदलने की आवश्यकता है या नहीं। और देखिएगा, बदलने के लिए दे देगा, कुछ छूट जरूर देगा, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति आप 21वीं सदी में नहीं कर सकते हैं। और विश्व के सभी महिलाओं के संदर्भ में बात हो रही है। यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं मानने के लिए है ना, आपको स्वेच्छा देना होगा। स्वेच्छा से जो प्रवृत्तियां होती है उनको आपको देना होगा। वो आप कबीलाई जिंदगी हम लोग नहीं जी रहे हैं ना, कबीलाई जिंदगी तो जी नहीं रहे हैं, जहाँ से मानव उद्भव कबीलाई संदर्भ में हुआ था। और हम इस संदर्भ में अपने विचारों को रखते थे कि व्यक्ति को संगठित करने के लिए कठोर नियम कानून होना चाहिए, कठोर नियम कानून होना चाहिए। आप सोच के देखिएगा, कबीलाई संस्कृति है ना, और वर्तमान में 21वीं सदी हम लोग जी रहे हैं। तो देखिए, बात यहाँ समझिएगा कि हम किस संदर्भ में आज़ादी को देखते हैं। आज़ादी को हम इसी संदर्भ में देखते हैं कि हम विचारों से आज़ाद हों, पहनावे से आज़ाद हों, फिर अपनी मान्यताओं से आज़ाद हों, और उसके बाद जो सामाजिक दायित्व है उसमें हम केवल सहभागी प्रवृत्ति के रूप में अपना सके। ये चीज़ आप लोग सभी लोग को समझना होगा। जब भी आंसर राइटिंग करिए तो इन शब्दों का यूज़ ज़रूर कीजिए जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी, स्वेच्छा से प्रवृत्ति, ये सब जो यूज़ है ना, आपके आंसर को बेहतर बना देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बाकी चीज़ें आंकड़ा आप लोग को आने वाले समय में मिल जाएगा, किस प्रकार के छूट दिए जा रहे हैं। चलिए, अब यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में ये सरकारी नीति आपको जो आयुष्मान भारत घोटाले हुए हैं, आपको इसके संदर्भ में जब भी नेगेटिव पक्ष पूछा जाए तो इसमें केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कीजिएगा। और देखिए, साथ में साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग को, सरकार की कोई योजनाएं बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है, उससे पहले सरकार इस प्रकार के काम करने से पीछे हटती है या ऐसी नीतियों का पालन करना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, वित्तीय बोझ बढ़ता है और चीज़ें और भी अस्पष्ट हो जाती है। पर हमारा व्यक्ति विशेष दायित्व क्या है, संस्थाओं का दायित्व जब तक निश्चित नहीं होगा तो इसी प्रकार के घोटाले आपको देखने को मिलेंगे। ये लगातार होता है। आप 1947 से 22 तक का आंकड़ा निकाल लीजिए, जहां पर बहुत सी योजनाएं, इस प्रकार की योजनाएं सरकार की रही होगी जो मनोवृत्ति को चेंज कर देता है। मनोवृत्ति, जो हमारा मनोवृत्ति वो चेंज कर देता है, जिसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रक्षा हो, इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ बाद में ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यह योजना गलत नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी गरीब परिवार को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, वो सरकारी और निजी कहीं भी जाके एक कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा सकता था। इलाज का लिस्ट बहुत लंबा था उसमें, किन-किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता था। तो यह पहली बार ऐसा हुआ था कि गरीब को है ना वो सुविधाएं दी जा रही थी, जो वो पहले, इससे पहले बहुत सी योजनाएं थी, पर डायरेक्ट निजी अस्पतालों, सरकारी अस्पताल में थे। सरकारी अस्पतालों की हालत पहले क्या हुआ करती थी आप लोग सभी लोग जानते हो, अभी भी बहुत स्थितियां खराब है। फिर भी निजी अस्पतालों में अगर किन्हीं व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इलाज कराना, तो वो अपने पर बेयर करते थे पैसा, अपने खर्च पर, तो इलाज भी बेहतर नहीं करा पाते थे। पहली बार ऐसी घटनाएं हुई भारत में आया जिसमें आयुष्मान भारत के तहत निजी अस्पतालों में व्यक्तियों का इलाज मुफ्त में सरकार के कार्ड पर किया और इसका दायित्व सरकार ले रही थी। यह कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर था, ठीक ना। अगर इसमें हम और आप, हम कहने का मतलब व्यक्ति जो भी संस्थाएं जुड़ा हुआ इससे और जो संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है, अगर अपने दायित्व का बेहतर से अगर पालन करेगा ना, तो जो आम लोग हैं, जो इसमें लाभार्थी हैं, उनको उनकी सुविधाएं उनके स्तर तक पहुंच जाएंगी। तो यही डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, और ये हर राज्य में आपको इस तरह का आंकड़े देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल ये मध्य प्रदेश का, कहीं अधिक होगा कहीं कम होगा, पर यहाँ मामला निकल चुका है, आंकड़े आ चुके हैं घोटाले के, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से संबंध 120 निजी अस्पतालों ने 200 करोड़ रुपया घोटाला कर चुका है। इसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित ख्याति प्राप्त निजी अस्पताल शामिल है। और देखिए जब तक हम दायित्व तो नहीं समझेंगे व्यक्ति विशेष के प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए, तब तक ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। सरकार कितना भी बेहतर योजना क्यों नहीं ला दे, क्यों नहीं कितने भी कड़े नियमों को पालन करने के लिए नियम विनियम बना दे, जब तक व्यक्ति संस्थाएं जवाबदेह नहीं होंगी ना, तब तक यह काम बेहतर नहीं हो पाएगा। तो जवाबदेहिता तय करनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट सामने आएगी, और 15 अस्पतालों पर और भी आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। जो एमपी के स्टूडेंट हैं वो इन आंकड़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप इसे यूज कर सकेंगे अपने एग्जाम में। यूपीएससी और अनस्टेट के जो स्टूडेंट है उनको करना क्या है, इस आंकड़े को केस स्टडी के तौर पर यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड आपको प्रधान जो आयुष्मान भारत है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज को कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग क्लियर हो सके। देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसे कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना था। ध्यान रखिए, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा थी कि किसी बीमारी, एक लिस्ट हुआ करता था बीमारियों का, उसमें बीमा सरकार के द्वारा दी जाती थी, जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित होते थे, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार। इसमें व्यक्ति विशेष को 1 रुपया नहीं देना होता था। सोच के देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट यह अपने आप में, कि सर इतनी बड़ी राशि को व्यक्ति विशेष तक पहुंचा देना और 1 रुपया भी उनका जेब से खर्च न होना, और सरकार उसके लिए जवाबदेहिता तय करना, ये अपने आप में एक ठोस कदम रहा होगा सरकार के लिए। इस प्रकार के कदम हम उठाएं या नहीं उठाएं। तो इसे लॉन्च कब किया गया था, फरवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, लाया गया था। तो यह प्रश्न पीटी में पूछ चुका है। यह द्वितीयक देखभाल जिसे विशेष शामिल नहीं, इस प्रकार देखिए यहाँ पर उसके साथ साथ तृतीयक देखभाल जिसमें विशेषज्ञ शामिल है, उसमें 2 प्रकार के अवधारणा लाई गई देखभाल अर्थात जांच के लिए। एक बार बिना विशेषज्ञ के जो आम बीमारियों में हुआ करती है, ठीक ना, यहाँ विशेषज्ञ की उतनी जरूरत नहीं होती, पर कुछ विशेषज्ञ बीमारियों जो होते हैं जहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत जरूरी हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको यह श्रेणी शामिल की गई थी। तो सोच के देखिए, प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी गई है। बहुत से लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। मैं मेडिकल क्षेत्र में काम कर चुका हूं, मुझे पता है कि किस रूप से यह चीजें आप लोग को बेनिफिट हो रही थी आम लोगों को। पर क्या कीजिएगा, सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर मरे हुए जिन जो लोग होते हैं उनसे भी पैसे बनाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे मामले आपको बहुत से जगह मिले होंगे। पटना का अस्पताल हो, दिल्ली के अस्पताल हो, या कहीं भी आपको देखने को मिला होगा कि जो अवैध वसूली है हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा किया जाता है, तो उनमें देखिए यह स्थिति देखने को मिलता है।
इस योजना के तहत क्या था, लाभार्थियों को सेवा हेतु यानी अस्पताल में कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं के पहुंच को स्थापित करता था। वो बस एक कार्ड दिखाते थे और उससे जो भी एग्रीमेंट होता था सरकार का, उस कार्ड के तहत उसे लाभार्थी को लाभ दे दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी सर्जरी दवा और दैनिक उपचार, दवा की लागत, निदान सभी मुफ्त था, समझ लीजिएगा। और पैकेज दरें पर इसमें सभी शुल्क शामिल है ताकि प्रत्येक उत्पाद जो होंगे सेवा के लिए अलग शुल्क न लिया जाए। हालांकि यह लचीला है, लेकिन एक बार तय हो जाने के बाद अस्पताल लाभार्थी से अधिक शुल्क नहीं ले सकता था। जो भी सर्जरी होगी, इसमें जो लिस्ट दिया गया है उसके तहत जो तय सीमा की गई है, उस तय सीमा के बाद आपको लाभार्थी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था। तो ध्यान यह रखना है कि इस सीमा 5 लाख की सीमा में जो भी किया गया था तय सरकार के द्वारा, निजी प्रशासन के द्वारा, और उस दायरे में कोई व्यक्ति विशेष का बीमारी आता तो उसमें मुफ्त इलाज किया जाता था। अब इसका वित्तीयन कैसे होता है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ही तो मामले समझ पाइएगा। इस योजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से होता था, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में केंद्र और विधायिका के बीच, यानी अर्थात केंद्र सरकार के और विधायिका जो राज्यों में होती है उसके बीच 60 और 40 का अनुपात था। केंद्र 60% देगा, 40 राज्य सरकार देगी, ठीक है। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 9/10 था, 90/10 अनुपात में था। 9:10 90:10 में, अर्थात केंद्र सरकार आपको 90 देगी, राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो विशेष राज्यों के दर्जा में आता उसे आपको 10% देना था। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या था, 100% स्कीम केंद्रीय परियोजना वित्त पोषण करती थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग बताइए, क्वेश्चन ये है, विशेष राज्य का दर्जा किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में चलिए आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नोडल एजेंसी कौन होगी इसकी? स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, और ये सोसाइटी अधिनियम 1860 क्या है मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो जो लोग पुराने वो देख चुके हैं, नहीं तो पहले वाले अभी नए जो स्टूडेंट है वो जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम लोग बात करेंगे, यह राज्य स्वास्थ्य जो एजेंसियां हैं, ऐसा जिसे बोला जाता है स्टेट हेल्थ एजेंसियां, राज्य के जो यह योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के शीर्ष निकाय थी। राज्यों के लिए शीर्ष निकाय राज्य एजेंसियां होती, केंद्र के लिए आपको इस प्रकार। लाभार्थी कौन होगा? इसके लिए पात्रता किसे रखा गया था? जनगणना, याद रखिएगा, जो नवीनतम जनगणना रहेगा उसके। तो नवीनतम आर्थिक सामाजिक जनगणना कब है? 2011 का है, तो उसके आधार पर जो आंकड़े दिए जाएंगे उसी के आधार पर आपको इसमें लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। तो यह रहा आयुष्मान भारत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीजों को आप लोगों को जाननी चाहिए। हालांकि देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा मेंस में, स्वास्थ्य योजनाओं में लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं, हालांकि वर्तमान संदर्भ में इससे उत्पन्न अनियमितताओं ने समस्याओं को और भी विकट बना दिया है, जिससे सरकार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो उसी के संदर्भ में आपको स्वास्थ्य योजनाओं का नाम बताना, सरकार क्या काम कर रही है, तो उसके बाद केस स्टडी के तौर पर इन घोटालों का नाम ले सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड चीजों को ऐसे कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, पाक से तनाव के बीच तालिबान ने भारत से मांगी मदद। इसके दो एस्पेक्ट समझिएगा, एक तो वास्तविक रूप से ऐसा है और दूसरा कि यह तकनीकी रूप से भी अफगानिस्तान चाहता है कि भारत अगर हमारी मदद करता है तो वैश्विक रूप से मुझे मान्यताएं मिलेगी। तो दो एक तीर से दो निशाना खेलना चाहता है तालिबान। इसी पर भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल, भारतीय जो विदेश नीति है, विदेश मंत्रालय जो कार्यालय है, वो क्या कर रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि यह किस रूप से काम करेगा, यह इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ ले, उसके बाद चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। क्योंकि देखिए तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को, ये दिन मैं नहीं भूल सकता हूँ, सभी लोग, विश्व का कोई लोग नहीं भूल सकता, जहाँ पर अराजकता की ऐसी स्थिति हो गई थी
कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज के विंडो पर चढ़ के, उसके टायर पर चढ़ के देश से बाहर निकलना चाहता था। तो ऐसे विश्व में है ना विरले से चीज़ें देखी जाती है। पहले हम लोग किताब में पढ़ा करते थे, 21 से पहले हम लोग किताब में पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि जब कोई संस्थाएं गिरती है तो लोगों में किस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हैं, भयानक स्थिति उत्पन्न होती है, वो हम लोग किताब में पढ़ा करते हैं। पर वास्तविक रूप से हम लोगों ने उस समय को देखा तो समझ में आया कि जब ये इस प्रकार की घटनाएं होती है तो सबसे बुरा हाल किन लोगों का आता है, जनता का होता है, जो आम लोग होते हैं। वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी दाव पेच लगाकर वो अपने अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं। सत्ता का हस्तांतरण किसी भी रूप से हो रहा है, पर उसमें सत्ता का जो प्रभाव होगा वो किनको झेलना पड़ता है, जनता को। अमेरिका बाहर निकल गया, उसकी अपनी नीति रही, उसकी अपनी मजबूरियां नहीं, अपने उसके राष्ट्रीय हित थे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी तो उससे पहले स्थितियां क्या थी, तालिबान सरकार आने के बाद जो स्थितियां लागू होती, उसके डर के भय से लोग तालिबान जो कट्टर इस्लामिक परंपराओं को कट्टर परंपरावादी जो सोच है उसको बढ़ावा देने की बात करता है, शरिया कानून को लागू करना चाहता है। पर जनता जो अफगान की जनता थी, कुछ दिनों के लिए 10 सालों के लिए लोकतांत्रिक चीज़ों को उसका स्वाद चख चुकी थी, इसको स्वाद जो होता है उसका चख चुकी थी। तो यहाँ पे स्थिति ये उत्पन्न हुआ कि अब लोगों में भय उत्पन्न हो गया कि अब तालिबान उससे पहले थे ना, जब गिनी सरकार आई थी उससे पहले जो लोकतांत्रिक सरकार आई थी, उससे पहले तालिबान के चीज़ें थी, एक सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म रहा था, तो उसमें इसके ना भयावह स्थिति को जनता देख चुकी थी। तो जब ये स्थिति हुई, तो जब ये 15 अगस्त की घटना हुई तो क्या हुआ कि आपको लोगों को इतना डर उत्पन्न हुआ कि लोग देश छोड़कर भागना शुरू हुए। उस स्थिति में इसे वैश्विक मान्यताएं किस रूप से देश देगा? एक कोई आतंकवादी संगठन जब रह चुका है, लिस्टेड हो चुका है, तो कुछ चीज़ें आपको इसी संदर्भ में समझनी होगी कि इसको मान्यता बहुत जरूरी है इस सरकार को वैश्विक लोकतांत्रिक देशों से, जिसमें अमेरिका और भारत सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत ने भी इसे इस रूप से नहीं देखा है। जब तक देखिए एक मानवीय रूप से इसको सहयोग देना एक अलग बात है, और हम एक सत्ता के साथ इसके साथ तालमेल बैठाएंगे, उसकी अलग परिभाषा हो जाती है। तो यह बहुत जरूरी है तालिबानी सरकार के लिए कि लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ यह साझेदार के रूप में उभरे। तो सरकार अभी स्टैंड में है, मोड स्टैंड में है कि हम वेट करेंगे, चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि कूटनीतिक समीकरण बदल रहे हैं 15 महीने के बाद। पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और पाकिस्तान किस रूप से है, देखिए तालिबान भी अगर सत्ता बनाए हुई है वहां पर है, अगर इसका कार्य व्यक्ति उन्मुख हो जाएगा, लोकतांत्रिक उन्मुख हो जाएगा, किसी भी विश्व के किसी देश को प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यहाँ पर नेचर ही चेंज नहीं हो पाता है ना इन प्रकार के सत्ताधारियों के द्वारा। जितना भी ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान ले लीजिए, या पाकिस्तान ले लीजिए, वो किस रूप से अपने लोगों को किस आधार पर चीज़ों को डिलीवर करते हैं, आप लोगों को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं ना, अब सोच समझ के हम, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश है ना, जब भी हमसे बात करोगे तो हम किन धारणाओं को बात करेंगे, उसमें व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता की बात करेंगे, व्यक्ति विशेष की महत्ता की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे। तो आप उन लोगों का पुरजोर समर्थन करते हो, तो इसलिए मामला फंस जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिएगा कि दूतावास ने कूटनीतिक तरीके से आग्रह किया है कि भारत अपने लंबित परियोजनाओं को शुरू करे। सॉरी। तो यहाँ हालात देखते हुए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राहत उत्साहित नहीं है भारत, और ये लाजमी भी है। विदेश मंत्रालय का मानना है तालिबान वैश्विक स्तर पर अपना सरकार को मान्यता दिलाने के मंसूबे से भारत के संबंधों के लिए ज़्यादा उत्साह दिखा रहा है कि भारत अगर अब इन क्षेत्रों में आकर अपने जो लंबित परियोजनाएं हैं उसे अगर पूरा करता है, इसका मतलब सरकार इसको प्रमोट कर रही है ना। हम किसी देश में विदेश में जाके अपने कार्य परियोजनाओं को अगर लागू करते हैं, काम करते हैं, इसका मतलब हमारे उसके साथ रिश्ते बेहतर होंगे, यही कारण हो सकता है ना, तभी तो हम जाके उसके यहाँ काम करेंगे। तो यह क्या होगा, वैश्विक मान्यताएं इसे दिला देगा।
तो इसलिए भारत सरकार वेट एंड वॉच में है। तो चीज़ों को समझिएगा कि यह एक तीर से दो निशाना खेलना चाहता है तालिबानी सरकार, वर्तमान तालिबानी सरकार, और भारत भी उसे जब चीज़ों को यूरोपियन कंट्री के कूटनीति को भारत सरकार अच्छे से हैंडल कर लेती तो अफगानिस्तान जैसे देश है जहाँ पर स्पष्ट चीज़ें हैं। तो तालिबान के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई और दो तीन कारण यहाँ समझिएगा पूरा ना करने का। वो तो कूटनीतिक कारण एक है ही, विदेशी नीति हमारा तो है ही। अब भारत द्वारा अफगानिस्तान में चीजें न शुरू करने का तीन चार कारण आप लोग याद रखिएगा। पहला कि परियोजनाओं पर काम शुरू करें, प्रमुख तौर पर चर्चा की मांग रखी गई है। दूसरा, काबुल के विकास की जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड दे। यह क्या है, जो तालिबान के शहरी विकास मंत्री हैं उनके द्वारा प्रमुख चार मांगे रखी गई भारतीय कूटनीतिक टीम के पास कि अफगानिस्तान छात्रों को वीजा देने का काम शुरू करे, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के अफगानी छात्रों की मदद करे। तो ये देखिए क्यों मांग कर रही है, देखिए इसके पीछे लॉजिकली चीजों को समझिएगा। परियोजनाओं को शुरू कर देगा तो क्या होगा कि उसे मान्यताएं मिल जाएगी, वैश्विक मान्यताएं। परियोजनाओं से जुड़ी फंड को देगा तो भी वैश्विक मान्यताएं आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, अफगानिस्तान सरकार के वीजा देगा तो कहने का मतलब तालिबान के वीजा डिपार्टमेंट से भी इसकी कूटनीति हो जाएगी। और किसी देश में अगर आवागमन स्टार्ट हो जाता है ना तो भी जाके वैश्विक मान्यताओं को बल मिल जाता है, क्योंकि पासपोर्ट को मोहर दे दिया जाता है। तो ये सब चीजें आपको समझिएगा। और विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले अफगानी छात्र की मदद करने की बात की गई। तो देखिए पहले भी पीएचडी छात्र के लोग यहाँ आते थे, यहाँ पढ़ते, बहुत से अफगान के लोग भारत में आके पढ़ते हैं। तो चीजें कब होता है, जब पैरेलल अवधारणा विकसित हो। हम लोकतांत्रिक देश से, आप भी लोकतांत्रिक देश से, या कोई भी आप विचारधारा को लेके चल रहे हैं, पर इसमें उसका उद्देश्य क्या, लोक हित में काम आप कर रहे होंगे तो ही सरकार, भारत सरकार उसे मदद करती है। तो ध्यान रखिएगा यह चीजें अफगानिस्तान के मामले में यह चीजें देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बातचीत के बाद भारत सरकार ने अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और चिकित्सा की सामग्री भेजता है, और पहले भी भेजता आया है जब ये चीजें घटनाक्रम हो रही थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, मैंने पहले इस पर कवर किया हुआ न्यूज, जो अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, उस ऑपरेशन को कौन लीड कर रहे थे, ध्यान बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए ये केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज करिएगा। इस प्रकार के कोई घटनाक्रम नरसंहार हो तो उस नरसंहार को आप लोग याद रखिएगा, उसके आइडियोलॉजी को, उसके घटना होने वाले घटनाक्रम की प्रक्रिया को, क्योंकि कहीं भी केस स्टडी के तौर पे इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। देखिए बंगाल का जो बोगटुई नरसंहार है वो आप लोग को याद रखना, उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें हैं उसको नहीं याद रखना। बस नरसंहार की घटना कहाँ हुई थी, उसके कितने लोगों की हत्या, इस प्रकार की जो जब भी आपसे पुलिस प्रशासन महकमे के संदर्भ में या तो जो सरकार की नीतियाँ होती उसके संदर्भ में अगर कोई ऐसा केस स्टडी लगता है कि वहाँ यह यूज हो सकता है तो आप उसे यूज कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए न्यायपालिका में न्यायिक व्यवस्थाओं को कैसे ताक पर रखा जाता है ये समझिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझने वाली बात हो कि इस केस स्टडी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आंसर तो देना भूलिएगा ही मत। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप लोग का इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके आप जो फैसिलिटी दी जा रही है उसका लाभ लीजिए। बाकी जो भी क्यूरी हो कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेक्निकल टीम से। चलिए अब देखिए G20 की आपको 1 दिसंबर को मिल गई है अध्यक्षता भारत सरकार को। उसमें पहली बैठक उदयपुर में आयोजित की जा रही है। उससे संबंधित सारे अब जितने भी बैठक होंगे, महत्वपूर्ण बैठक, उस पर नजर रखना है और चीज़ों को कवर करना है। इसी में देखिए तकनीकी हस्तांतरण, हरित प्रौद्योगिकी और वैश्विक मंदी के जुड़े मुद्दों पर बात की जा रही है उदयपुर में, और इसमें विश्व बैंक, IMF सहित बहुत से संस्थाओं को बुलाया गया है। प्रमुख जो 20 देश है उसके जिन 9 देशों को आमंत्रित किया गया उसके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वैश्विक मंदी में वैश्विक जो आर्थिक दिशा किस रूप से है इसके संदर्भ पर चर्चा होगी उदयपुर में। इसी तरह के अपडेट अब लगातार आपको आएंगे, तो सारे को क्या करना है, एक G20 का टॉपिक बना लेना है
और उसमें कम से कम 5 पेज 6 पेज छोड़ देना आप लोग को है। जब भी कुछ नया अपडेट आएगा शॉर्ट की नोट्स वहाँ पर अपडेट करते चलना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये काम करना है। अपने जो भी नोट्स जहाँ बनाते हैं नोटपैड पर आप वहाँ उसे लिखिए। G20 का एक टॉपिक ही बना दिए जिसमें आपको 5 से 6 पेज छोड़ देना है खाली। जैसे जैसे उसमें आएगा उसको ऐड करते चलिएगा। अब यहीं पर देखिए, मुझे अपने मित्र मोदी पर भरोसा है, सबको साथ ले लाएंगे मैक्रोन, इनका कहना है। और देखिए, आप हम कितने भी समर्थक या विरोधी हो सकते हैं वर्तमान पीएम से, वैश्विक नेतृत्व है ना, वैश्विक नेतृत्व प्रधानमंत्री पीएम को है ना विश्व का अगुआ नेता मान के चलता है। इनकी छाप अलग विशेष रूप से देखी जाती है। वो किसी भी मंच पर जाते हैं, लोगों के साथ उनका मिलने का जो कॉन्सेप्ट है, लोग साथ बात करने का जो कॉन्सेप्ट है, लोग साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसे अन्य देश के नेताओं के द्वारा अनुसरण किया जाता है। अब विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रख देना ये आम कटसी नहीं है, ये आम कूटनीतिक नहीं। इससे यह जताना चाहते हैं कि हमारा देश आपके साथ कैसे चलना चाहता है। पहले क्या होता था, कैजुअली सब एक दूसरे से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, कोई व्यक्ति एक है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ऐसे है, तो दोनों क्या करते, केवल हाथ का हाथ मिलाते थे, बात करते थे, चर्चा करते थे, औपचारिक मिलन होता था कि हम इस रूप से औपचारिक आ गए हैं, चलिए आप लोग से मिल लेते हैं, चर्चा कर लेंगे, उसके बाद चीजें अपने अपने तरीके से। तो यहाँ पर वैश्विक जो रिश्ते हैं ना, केवल कूटनीति के तरीकों से ही देखा जाता था कि सभी के अपने अपने हित है। पर अब क्या हो रहा है, मोदी जब इरा आया है, जब प्रधानमंत्री मोदी जब वैश्विक नेतृत्व करना शुरू किए हैं, तो लोगों के साथ है ना अपनत्व, अर्थात उन्हें गला मिलाकर अपने कूटनीति की बात करते हैं, उनके साथ कंधे पर हाथ रख के, उनके कंधों के साथ जब तक वो मिलते हैं, हाथ को हाथ में पकड़ कर रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो बदलाव हुए हैं, कूटनीतिक मिलन का जो बदलाव हुआ वो चलन बढ़ गया है, जिससे है ना रिश्ते और थर्ड पार्टी जो लोग देखते हैं, तो इसका मतलब यह समझते हैं कि उनके दोनों राष्ट्रों के बीच ट्यूनिंग अच्छी है, दो राष्ट्रों के प्रमुखों के बीच ट्यूनिंग अच्छी है, तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो रिजल्ट अच्छे आएंगे तो क्या होता है, इससे देखिए लोगों में विश्वास बढ़ता है, अन्य लोगों में विश्वास बढ़ता है, दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि भारत को एक अलग पहचान मिल रही है। तो उससे होगा कि भारत पर लोग विश्वास करना शुरू करते हैं, तो वैश्विक निवेश बढ़ेगा और भी चीजें इसके साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में उभर कर सामने आती है। तो उसी में देखिए, यह जो अध्यक्ष बनने के जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बधाई दी और उसमें कुछ अध्यक्षता के संदर्भ में कुछ इनके जो शांति स्थापित करना, स्थायित्व की स्थापना करने के लिए एकजुट करने में नरेंद्र मोदी एक भरोसा करते हैं, क्योंकि विश्व में जो शांति स्थापित करना है उसमें जब एक ही मंच पर अमेरिका को ये बात बोलते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, एक ही मंच पर आपको रूस के प्रधानमंत्री के साथ एक बात बोलते हैं कि आप वर्तमान है ना युद्ध की नीति नहीं अपनानी चाहिए। तो यह रसिया को इस प्रकार का बोलना, रसिया इस बात को मौन रूप से मान लेना, एक अपनी ही कूटनीति। अभी मान लीजिए अमेरिका बोल दिया ये बात ना, तो तुरंत उसको जवाब दे देगा कि आप इन सब मामलों में मुझे समझाइए नहीं। तो भारत क्या बोलता है, भारत बोला तो हाँ, भले इसका विरोध नहीं किया पर मौन स्वीकृति तो जरूर दे दिया ना। तो इन सब चीजों को अन्य देश समझ रहा है, अन्य देश इसको पहचान रहा है कि कैसे इसका उपयोग करना है हमारे प्रधानमंत्री का वैश्विक नेतृत्व में, चीजों को कैसे। अभी मान लीजिए यूक्रेन और रसिया के मामले में यूरोप का कोई देश जाकर रसिया से बात करेगा ना, किसी भी स्तर पर उसके रिश्ते क्यों नहीं हो, रसिया उनको नेगेटिव सेंस में लेगा, क्योंकि स्थितियां इस रूप से उभर चुकी है। पर भारत इन मामलों में अगर रसिया को ये बात बोल रहा है, यूक्रेन को कुछ बात बोल रहा है, यूरोप को भी कुछ बात बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर रसिया ने इसकी मौन स्वीकृति जरूर की है। विरोध नहीं करेगा पर समर्थन भी नहीं करे अपने राष्ट्रीय हित में, तो मौन स्वीकृति दे देगा। तो यह इसलिए विश्व के अन्य देश है ना, किसी अमेरिका या तो यूरोप का कोई देश इसके लिए ना रूस यूक्रेन के मामले में चीज़ों को फर्स्ट स्टैंड पर नहीं लेकर भारत को अवसर के रूप में देख रहा है।
इसलिए चीज़ें देखिएगा, अब आगे आने वाले समय में उसके भी लाभ दिए जाएंगे। फिर G20 के जो मुद्दे हैं उसमें भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर एक राय बनाना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में बहुत सी आशाएं की जा रही है कि जब मंच में इनकी अध्यक्षता दी जाएगी तो चीज़ों को न, क्योंकि ऐसे भी अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति बैठा रहता है उसके अन्य देशों के लिए अलग स्थान हो जाता है, तो इस संदर्भ में भरोसा जता रहे कि बहुत से मामलों को सुलझाया जा सकता है, जिसमें कूटनीति, देखिए यहाँ पर एक देखिए बात यहाँ पर साथ में इनके द्वारा लिखा गया, जो बात मैं बोला हूँ वो बात यहाँ लिखा गया, कूटनीति और संवाद को बढ़ाने में आम सहमति और वैश्विक मामलों में अहम मुद्दों पर अस्थायी समाधान खोजने के लिए भारत का नेतृत्व का पूरा भरोसा है। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। जो जो प्रधानमंत्री पिछले 6 से 7 सालों में जिन्होंने कूटनीतिक परिभाषाओं को चेंज किया है ना, उसके संदर्भ में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका यह मानना है कि आने वाले समय में कुछ बेहतर कदम देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग तब तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, आपसे एक प्रश्न है यहाँ पर, देखिए जो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति जो नौसेना दिवस समारोह में संबोधित करती है तो उसी में बोलती हैं, उनके द्वारा बोला जाता है अगले 25 साल में विश्व गुरु बन जाएगा। तो आपसे प्रश्न यह ऐसे में पूछा जा सकता है, विश्व गुरु बनने में आप किन आदर्शों को देखते हैं, ठीक है, किन मुद्दों पर बेहतर काम करने की जरूरत है जिस पर हम भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। तो आपसे यह प्रश्न है, आंसर राइटिंग करना, ज़्यादा नहीं 150 से 200 शब्दों में लिखकर आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करना है कि आप किस संदर्भ में भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं। क्वेश्चन आप लोग सुन लिए, किन संदर्भों में भारत को विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, या विश्व गुरु बनने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है भारत सरकार को। इससे रिलेटेड आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना है 150-200 शब्दों में, तो आप आंसर भेजिएगा। बाकी चीज़ें पहले भी की जा चुकी, कितनी बार आप लोगों को इसमें चीज़ों को कवर किया गया है। नेक्स्ट है, आकाश उन्नत मिसाइल उत्पादन करीब पहुंचा देश। तो आकाश मिसाइल के संदर्भ में कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं और कुछ संस्थागत रूप से उसका आदान प्रदान हो रहा है, तो हम आकाश प्रौद्योगिकी उन्नत जो हुआ है उसके संदर्भ में बातें चर्चा करेंगे। तो यहाँ 2-3 चीज़ याद रखिएगा। क्या, पहले तो यह यूपीएससी का जीएस पेपर 3 में आएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने जीएस पेपर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आकाश जो मिसाइल है, आकाश एनजी, इससे रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पर पिक्चर स्लाइड शेयर किया गया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। जून 2021 में रक्षा अनुसंधान जो था विकास संगठन जो डीआरडीओ जिसे कहा जाता है, नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी प्राइम की सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उसके बाद चीजें हम लोग आकाश के संदर्भ में और भी आशान्वित हो चुके थे कि आकाश के संदर्भ में चीजें और भी बेहतर होंगी। तकनीकी गुण के साथ साथ तकनीकी गुण क्या था इसका, आकाश का, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। आकाश मिसाइल का नवीनतम संस्करण जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला कर सकता था और 2.5 मैक आकाश गति से उड़ान भर सकता था। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1 मैक बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई चीज़ें जाती हैं, 1 मैक बराबर कितना उसका मानक है, आप लोग बताइएगा। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ इसलिए सब चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग भी एक्टिव मोड में काम कीजिए। एक बार तैनात होने के पश्चात नई पीढ़ी की जो आकाश मिसाइल है वो हथियार प्रणालियों भारतीय वायुसेना और वायु रक्षा क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण गुणक के रूप में कार्य करेगा। आकाश को अगर तैनात कर दिया जाता है तो इसके साथ भारतीय वायुसेना और वायु रक्षा जो क्षमता वो विकसित हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी उस पर हम लोग बात करेंगे। विकास और उत्पादन कैसे हुआ इसको जान लीजिए। हैदराबाद स्थित जो डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला है, डीआरडीएल, और अन्य जो है डीआरडीओ प्रयोगशाला सहयोग से इसे विकास किया गया, विकसित किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल द्वारा या भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा विकसित किया। संस्थाओं का नाम आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। इस संस्थाओं का बस नाम याद रखना ज़्यादा होगा, तो मुख्यालय आप लोग इसका सर्च कर लीजिए कहाँ कहाँ है, प्रश्न वहाँ से पूछ सकता है, ठीक ना। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन है पीटी के संदर्भ में। ये सब प्रश्न पूछता है बार बार स्टेट लेवल के प्रश्न एग्जाम में,
तो आप इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से मार करने वाली मिसाइल है, जो कई दिशाओं में कई लक्ष्यों में लक्ष्य बना सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यह पहली स्वदेशी मध्यम श्रेणी की मिसाइल है। और आपको एक MTR कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हाल ही में आयुध के संदर्भ में, याद होगा। तो इसकी सीमा क्या है बताइएगा। अगर कोई इसका हस्ताक्षर करता है MTCR पर, तो उसकी सीमा मिसाइलों को क्या होगी, वो कितने दूरी तक के मिसाइलों को बना सकता है, यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युद्धक टैंकों और ट्रकों पर लॉन्च किया जा सकता है। मोबाइल मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि हम किसी माध्यम से ले जाकर कहीं भी है ना इसका ड्रॉप आउट कर सकते हैं, गाड़ी पर फिट करके किसी ट्रक में टैंकों में ले जाके इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए स्पेशली कहीं जगह पर इसे तैनात किया जाए तो ही जाके हम इसे छोड़ सकते हैं। इसे कहीं भी हम लोग ट्रैवल करके ले जाके आपको ना इसको लॉन्च किया जा सकता है। यह इसका गुण, सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। यह मान लीजिए भारत के किसी दूर दराज में इसके पार्ट्स को हम साउथ में ले जा सकते हैं, आपको गुजरात के क्षेत्रों में या वहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, हिमालयन क्षेत्र के आपको किसी भी पार्ट से कहीं भी ले जाना है, ट्रैक पर हम ले जाएंगे, टैंकों से या ट्रकों से ले जाके उसे वहाँ से छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लगभग 90% तक लक्ष्य भेजने की सटीकता संभावना व्यक्त की गई है। ध्यान रखिएगा, यह 90% तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही साथ यह संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र के द्वारा किया जाता है। आप लोग इसका रडार का नाम याद रखिएगा, राजेंद्र। ये प्रश्न पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में कि मिसाइल का जो स्वदेशी विकसित जो रडार है वो उसका नाम क्या है, राजेंद्र। राजेंद्र का आप लोगों को पता होगा, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो राजेंद्र का फुल फॉर्म आप बताइएगा, इसका नाम क्या है फुल फॉर्म। तो राजेंद्र इसका नाम रखा गया, क्यों रखा गया मैं पहले भी बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखे होंगे। यह मिसाइल ठोस ईंधन तकनीक और उच्च तकनीक रडार प्रणाली के कारण अमेरिकी जो पैट्रियट मिसाइल है, जो US पैट्रियट मिसाइल की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक है। ध्यान रखिएगा। और भारत के मिसाइल इसलिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सही होते हैं, और जो चीज़ें भारत चाहता है सटीकता, वो भी इसको पूरा करता है। अब यही रेंज का अगर मिसाइल हम अमेरिका से लेंगे ना, इसका 100 रुपया दाम है। मान लीजिए आकाश, वर्तमान जो आकाश की बात हो रही है, अमेरिका के इसी श्रेणी के अगर किसी मिसाइल को लेंगे ना, तो हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा। मान लीजिए इसका $100 भारत में दाम है, तो यहाँ पर कम से कम $10,000 पे करना पड़ेगा। तो देखिए कम से कम कितना, 9900 का डॉलर का अंतर पड़ेगा। तो ऐसे भी हम लोग सस्ता और सटीकता में सेम होगा, सटीकता में सेम होगा। तो हम लोग इस प्रकार की जो कम दरों पर चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं, उसको हम लोग यूज़ करें, क्यों नहीं करेंगे। आय बचेगी ना हम लोग का, विदेशी मुद्रा कम होने से बच जाएगा, भंडार बना रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, यह मिसाइल ध्वनि के 2.5 गुना तीव्र गति से भेज सकता है। निम्न, मध्यम और उच्च ऊंचाई के लक्ष्यों को पता लगाकर इसे नष्ट कर सकता है। फिर आकाश मिसाइल प्रणाली को 30 वर्षीय एकीकृत निर्देशित जो मिसाइल विकास कार्यक्रम है के हिस्से के रूप में डिजाइन किया गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मैं इस पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं। कितने लोगों को याद है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। यह क्या होता है, यह प्रोग्राम क्या होता है, निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इसके बारे में 2-5 शब्द लिखिएगा ताकि मैं भी समझ सकूं आप लोग कितने लोगों को याद है। याद कीजिएगा, मैं हाल ही में लगता है लास्ट ही मंथ में यह इस पर चर्चा किया हूँ। ज़्यादा दिन का नहीं होगा यह मामला, 10 से 15 दिनों के अंदर ही मैंने इसकी चर्चा की है। अब एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम क्या है, इसकी स्थापना विचार प्रसिद्ध जो विज्ञानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनके द्वारा किया गया है। तो अब्दुल कलाम जी के बारे में 2-3 क्वेश्चन आपने आंसर दिए। उनके बुक का नाम क्या है, 2-3 बुक का नाम जरूर बताइएगा। और विजन 2020 है, उसके संदर्भ में आप लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भारत के कौन से क्रम के प्रधान राष्ट्रपति बने थे और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। इससे संबंधित कुछ द्वीप का नाम भी नामकरण हुआ, उस द्वीप का नामकरण हुआ है, तो वो द्वीप कहाँ पर स्थित है ये भी बताइएगा। चलिए, इनका उद्देश्य क्या है, मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना,
यह भारत सरकार जो वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया और मार्च 2012 में पूरा कर लिया गया। जो आपको ये कॉन्सेप्ट है ना, एकीकृत देशी मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत जो आत्मनिर्भरता जो कायम करना था मिसाइल प्रौद्योगिकी में, ये प्रारंभ किया गया 1983 में और मार्च 2022 तक इस तकनीक को डेवलप कर लिया गया है। इसी तहत 5 मिसाइलें, आपको याद रखना, 5 मिसाइलें क्रिएट किया गया, जिससे आपको पटना याद रखिएगा, PATNA, पटना शॉर्ट फॉर्म पटना याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल और N से नाग और A से आकाश। याद रखिएगा, पटना इसे याद रखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। पटना का क्या मतलब, PATNA, पटना, ठीक ना। P से पृथ्वी, A से अग्नि और T से त्रिशूल, N से नाग, नाग और A से आकाश। तो पटना को याद रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सतह से सतह मार करेगी पृथ्वी और ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी प्रकार अग्नि सतह से सतह मार करने वाले मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो मध्यम दूरी की यानी 1 2 3 4 5 इसका रेंज है। अग्नि का अलग अलग टर्म है, 100 2000 3000 4000 5000 ऐसे जाएगा, 1 to 4 जो टर्म है। हम लोग 3 तक 4 तक इसके मिसाइल परीक्षण कर चुके हैं, 5 भी जल्द हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 5 श्रेणी में इसे डेवलप करेंगे। त्रिशूल सतह से आकाश पर मार करने वाला सक्षम दूरी की मिसाइल है। नाग तीसरी पीढ़ी के टैंक भेदी मिसाइल है और इससे प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, इनमें टैंक भेदी मिसाइल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो चौथा नाग है वो तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। आकाश सतह से आकाश में मार करने वाले सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल है। तो इसी के साथ DRDO चर्चा में, तो DRDO को एक बार देख लेता। मैं इस पर कितनी बार आप लोग से चर्चा किया हूँ, आप लोग को तो याद हो गया होगा। DRDO यह रक्षा मंत्रालय अनुसंधान का विकास विंग है। इसका उद्देश्य आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को सशक्त करना है। उसी में इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1998 में रक्षा विज्ञान संगठन अर्थात डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO है के साथ भारतीय सेना का तकनीकी विकास प्रतिष्ठान अर्थात टेक्नोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट TDSE और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट जो एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, उसे मिलाकर किया गया था। अच्छा, DRDO का स्थापना वर्ष 1998 में किया गया है, कुछ संस्थाओं को मिलाकर। इस पर मैं लगातार पर आप लोगों को कवर किया, नहीं तो DRDO का ऑफिशियल वेबसाइट जाइएगा, वहाँ पे चीज़ें सब लिखी हुई हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्या बात करें, नेक्स्ट लगता है न्यूज़ अब कवर नहीं है क्योंकि चीज़ें अब याद रखिएगा। स्टेट PCS वाले एग्जाम या वनडे कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है किन राज्यों में उप चुनाव हो रहे हैं और आम चुनाव हो रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आम चुनाव किन किन राज्यों में हो रहा है और उपचुनाव किन किन राज्यों में हो रहा है। उपचुनाव उसे कहते हैं, आम चुनाव उसे कहते हैं, पहले आम चुनाव समझ लीजिए उसके बाद उपचुनाव। आम चुनाव उसे कहते हैं जब निश्चित समय काल पूरा होने के बाद चुनाव होता है, उसे आम चुनाव कहा जाता है। वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, एक निश्चित कार्यकाल है ना, 5 वर्ष के बाद सरकार पूरा हो जाने के बाद ये रेगुलर जो होता है नियम के अनुसार वो आम चुनाव होता है। अब उपचुनाव कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आम चुनाव हुआ, उसके बाद कुछ सीटें ऐसी रह गई जो विवादित हो गई, या कुछ सीटें ऐसी जहाँ पर एक से अधिक प्रतिनिधि एक से अधिक सीटों पर लड़ा गया तो एक सीट छोड़ना पड़ता है उन सीटों पर, या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाने पर। तो इस प्रकार से, या किसी ऐसे जगह जहां पर अयोग्यता साबित हो गया है और वहां पर उस सीट खाली होगी, तो इन आधारों पर पुनः जब चुनाव होगा ना, चुनाव होगा उसे उपचुनाव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थात आम चुनाव के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए जहां पर इन परिस्थितियों के आधार पर सीटें खाली हो जाए, तो सीटों को भरने के लिए, क्योंकि 6 माह के बाद वो पद को पूरा कर लेना रहता है ना, तो इस तरीके से उन सीटों पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया, चुनाव कराने की प्रक्रिया को उपचुनाव कहा जाता है। और यह लोकसभा विधानसभा के लिए सेम है, ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको आधार बताया वो आधार सेम है, तो उपचुनाव उसको कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है किन राज्यों में उपचुनाव हो रहा है, किन राज्यों में आम चुनाव हो रहा है उसकी विधानसभा की।
कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। अब न्यूज़ नहीं, बस पॉलिटिकल न्यूज़ है तो सबको कवर नहीं करना है। देखिए चीन का घटनाक्रम जो हो रहा है उसे आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो चीज़ें लिखी गई उसे ही मैं बोलूँगा ठीक नहीं लगता है। सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि हर साल प्रदर्शन हो रहे हैं चीन में विवाद क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा किया गया है। वर्तमान घटनाक्रम क्या है, महामारी के नियंत्रण के लिए जो रोग है, जो जीरो कोरोना जो कॉन्सेप्ट लाया है वो क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा कर चुका है। क्यों इतना विरोध हो रहा है इसके संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल आज नहीं पढ़ना, बहुत धार्मिक आर्टिकल है। कहने का मतलब इस पर मंत्रांतरण के संदर्भ में लगातार 3-4 बार आप लोग को कवर कर चुका हूँ। तो एक बार जो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है उसको बार बार मत पढ़िए, उसको अलग अलग एंगल से मत देखिए, नहीं तो होगा क्या कि आपके पास ह्यूज कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगा। बस आप लोग को याद रखना मंत्रांतरण क्या होता है, मंत्रांतरण से संबंधित नियम कानून क्या है सरकार के, किस प्रकार सरकार इन चीज़ों को मामला में उभर कर सामने आ रही है, न्यायालय इस पर क्या पक्ष रखता है, न्यायालय किस रूप से इसे समझ रहा है, और जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे ये आप लोग को जानना है एस्पिरेंट के तौर पर। आप लोग को विद्वान नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। तो चीज़ों को स्मार्ट तरीके से कवर कीजिए। हम लोग फिर बात करेंगे, फैसला आएगा धर्मांतरण से संबंधित तो हम लोग बात करेंगे। ऐसे उत्तर दक्षिण भारत संबंध मजबूत बनाएगा। तो आप इसे कॉन्सेप्ट को बस एक बार देख के पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है क्या, मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। जब इस दिन बनाया गया था, उस दिन जब प्रधानमंत्री के द्वारा ये चीज़ की गई थी, मैं उस दिन कवर किया था। बस आपको चीज़ों को एक बार देख लेना है, जोर देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए उम्मीद बजटों की उम्मीद में एक नया सीरीज चालू है, तो उसमें आपको आज कालीन के संदर्भ में बताया गया। तो आंकड़े दिए गए, इन आंकड़ों को आप लोग नोटिफाई कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रश्न पूछे तो इसे यूज कर सकते हैं। प्रमुख कालीन उत्पादक राज्य कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इन राज्यों का नाम याद रखना है कि कहाँ पर क्या दिया जाता है। कालीन उद्योग एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको 61.9 अरब डॉलर के कालीन उद्योग के आकार है 2021 में। यह और भी आगे बढ़ेगा और 73.9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है 2026 तक, तो बढ़ोतरी होगी। 90% कालीन उत्पाद निर्यात किया जाता है भारत से, ध्यान रखिएगा। 10% केवल भारत में इसका उपयोग होता है, बाकी 90% हम इसको निर्यात कर देते हैं, दूसरे देश को भेज देते हैं। इसी तरह 70 देशों को निर्यात किए जाते हैं भारत के कालीन, ध्यान रखिएगा। कालीन उत्पाद जो होते हैं वो भेजा जाता है। तो देशों का नाम याद रखिएगा, 70 देशों को भेजा जाता है। प्रतिशत जो उत्पादन होता है उसमें 90% हम लोग इन देशों को भेज देते हैं। 57% निर्यात अमेरिका में ही केवल होता है, ध्यान रखिएगा। जो कुल उत्पादन का 57% हम लोग अमेरिका को देते हैं और अधिक डॉलर वहां से अर्जित करते हैं। 40% हिस्सेदारी भारत के वैश्विक निर्यात में है कालीन उद्योग में। तो कितना बड़ा उद्योग निर्माण हम करते हैं, इस सेक्टर को और भी बूस्ट करने की जरूरत है। तो बजट में अपेक्षा की जा रही है इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, बजट आने वाला है कुछ ही महीने, अगले महीने तक आ जाएगा बजट, तो हम लोग उस पर वेट करेंगे। अभी दिसंबर जनवरी फरवरी जब होगा उसमें हम लोग बजट पर विशेष चर्चा करें और ये लगातार 60 दिन आप लोगों को चीज़ें कवर होगी। साइबर हमले से संबंधित आंकड़े दिए गए, आंकड़े को एक बार नज़र डाल लीजिएगा। आने वाले समय में साइबर अपराधों में विस्तृत न्यूज़ कवर करने वाला हूँ, ठीक ना, क्योंकि साइबर मामला लगातार बढ़ रहा है तो चीज़ों को हम लोग देखेगा। पीटी फैक्ट के रूप में एक याद रखिएगा यहाँ पर, पीटी फैक्ट के रूप में तो इंडोनेशिया की ज्वालामुखी जो माउंट सेमुरी वहाँ पर ज्वालामुखी स्फोटन हुआ है। तो यह प्रश्न में आ जाएगा, आप लोग से पीटी फैक्ट यहाँ से पूछ सकता है। यह जो रिंग ऑफ फायर है वहाँ पर इंडोनेशिया की 129 सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ भूकंप में रिंग ऑफ फायर की। तो आप लोग बताइए रिंग ऑफ फायर का किन किन देशों से होकर गुजरता है, ठीक ना। रिंग ऑफ फायर जो मैंने आप लोग को ऐसे बताया था, याद होगा, ठीक ना, याद होगा। मैं बस नक्शा बना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा किन किन देशों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा रिंग ऑफ फायर कहाँ कहाँ से जाता है, तो आप लोग इसे बताइएगा किन किन देशों रिंग ऑफ फायर के तहत शामिल किया जाता है। और यहाँ पर 200 से 80 ज्वालामुखी, 200 वर्षों से यह ज्वालामुखी कई बार सक्रिय हो चुका है। तो इस सेमुरी का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न में पूछ सकता है। इसी के साथ आज का दैनिक जागरण एनालिसिस समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के साथ।
और की नोट्स जो है आज से अपडेट होना शुरू हो जाए। बीच में मेरी तबीयत खराब है, रिव्यू नहीं कर सका हूँ, तो 1-2 दिन का समय दीजिएगा। प्रयास रहेगा सभी चीज़ें अपडेट हो जाए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो आप लोगों को बताया जा रहा, गाइड किया जाए, उस तरह तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। चलिए धन्यवाद।